जी बच्चे, क्या हाल है? अच्छे हो सब? चलिए, तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं रिवीजन क्लासेस ऑफ क्लास +2 फिज़िक्स। तो जिसमें मैं हैंड रिटन नोट्स ये जो हैं मेरे पास, ये मेरे अपने बनवाए हुए नोट्स हैं। तो इसमें से हर एक टॉपिक को फटाफट रिवाइज़ करेंगे। हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं वो डिस्कस करेंगे और फटाफट रिवाइज़ करेंगे नोट्स की हेल्प से। ये जो नोट्स हैं मैंने शेयर कर दिए हैं, अदरवाइज़ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी ये नोट्स ले सकते हैं। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी का। तो ऑल्टरनेटिंग करंट जो है बच्चे, ये ना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से ना दो तो बड़े क्वेश्चन जैसे कि एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर, तो ये क्वेश्चंस डायरेक्ट आ जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। इसके अलावा और इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि एलसीआर सर्किट, तो एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस वाला ग्राफ, और एलसीआर सर्किट में आप इम्पीडेंस ड्राइव करो। फिर छोटे छोटे क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आजकल आपको आते हैं, तो इम्पीडेंस के अंदर आपको पूछा जाएगा कि जो इम्पीडेंस है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिसके अंदर कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, एक्सी एक्सएल, तो उसके ग्राफ्स आ सकते हैं एक्सी एक्सएल के, और इम्पीडेंस को ड्राइव करना पूछा जा सकता है। तो वो सब टॉपिक्स जैसे से आगे बढ़ेंगे हम फटाफट रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? देखिए, दो तरह का करंट होता है, डायरेक्ट करंट और एसी करंट। डायरेक्ट करंट वो होता है जो कांस्टेंट रहे टाइम के साथ, जो वेरी ना करे। अगर आपके पास एक सेल है या बैटरी है तो उसका करंट बोला जाता है डायरेक्ट करंट। अगर डायरेक्ट करंट का ग्राफ बनाए ना टाइम के साथ, तो ये टाइम चल रहा है इधर और इधर मेरा करंट चल रहा है, तो डायरेक्ट करंट कांस्टेंट बनेगा। ऐसे कोई वैल्यू हो सकती है, फॉर एग्जांपल 5 एम्पेयर, बट रहेगा हमेशा कांस्टेंट। लेकिन जो ऑल्टरनेटिंग करंट है वो इस तरह से वेरी करेगा, ठीक है। ये हमारे घरों में भी जो करंट आता है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट आता है, तो वो जो है सिनोसॉइडली, ये साइन फंक्शन है ना, तो इस तरह से वेरी करेगा, साइन कोसाइन। तो आपको याद रखना है कि ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए इस तरह का मैथमेटिकल फंक्शन I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इस तरह का मैथमेटिकल फंक्शन यूज़ किया जाता है। इसके अलावा और भी फंक्शंस हैं, जैसे कि आप साइन की जगह कॉज भी लेके आ सकते हो, कोई चक्कर नहीं पड़ेगा। कॉज ओमेगा टी प्लस 5 भी लिखा हो सकता है, साइन ओमेगा टी प्लस 5 भी लिखा हो सकता है। ये सारे ऑल्टरनेटिंग करंट्स हैं। अब इसमें जो ओमेगा होता है, याद रखना ओमेगा के कुछ फॉर्मूले, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, t is called time period, और ऑल्सो ओमेगा इज इक्वल टू 2π न्यू, न्यू इज कॉल्ड लीनियर फ्रिक्वेंसी। तो जो न्यू है उसके यूनिट्स हर्ट्ज होते हैं, ओमेगा के यूनिट्स रेडियन पर सेकंड होते हैं। अब ये ग्राफ है, जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो जस्ट इसको ध्यान में रखना है कि इस तरह का करंट अगर वेरी कर रहा है टाइम के साथ, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। देखो, यहाँ पॉजिटिव है करंट, यहाँ नेगेटिव है करंट, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, तो इस तरह के करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट बोल सकते हैं। ये कोसाइन फंक्शन मैंने प्लॉट किया है, जस्ट समझने के लिए हैं चीज़ें ये। और ये हमने कुछ फेस डिफरेंस पाई है ना, थोड़ा पीछे से शुरू हो रहा है, बट ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। मेनली याद रखना है कि इस फंक्शन से इतना तो याद कर ही सकते हो ना यार, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो याद हो ही सकता है ना। तो ये जो हमारा फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन, ये ऑल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करता है। अभी तक सिर्फ इतना समझना है, बाकी के वेव फॉर्म्स है बाद में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए काम आएंगे। अब ऐसे ही ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज भी होती है। वोल्टेज को चाहे आप V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी लिख दो, चाहे आप इसको, ये मैंने सिंबल यूज़ किया एक्साई, एक्साई इज इक्वल टू एक्साई नॉट साइन ओमेगा टी लिख दो, ये सिंबल्स हैं जस्ट, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज भी वही होती है कि जो टाइम के साथ वेरी करे, बस इतना ही ध्यान रखना है। एसी सर्किट क्या होता है? इस तरह का सर्किट जिसमें एल मतलब इंडक्टर, इंडक्टर का ये सिंबल होता है इंडक्टेंस, या इंडक्टेंस भी लगी हो या कैपेसिटर भी उसके साथ लगा हो, ये सी है कैपेसिटर, या रेजिस्टेंस भी साथ में लगी हो, या इनकी कॉम्बिनेशंस एल और सी लगे हो सकते हैं, सी और आर लगे हो सकते हैं। इस तरह का कोई भी सर्किट जो होता है वो एसी सर्किट होता है, बस इतना आपने ध्यान में रखना है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पावर सप्लाई होती है, जो बैटरी होती है, वो ऑल्टरनेटिंग होती है, तो ऑल्टरनेटिंग बैटरी के लिए ये सिंबल यूज़ किया जाता है। अभी तक से इतना ध्यान में रखना है, क्वेश्चन अभी तक कोई नहीं आएगा इसमें से। मेन क्वेश्चन जो हमारा आएगा वो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है एवरेज वैल्यू ऑफ एसी या मीन वैल्यू ऑफ एसी। तो जो मीन वैल्यू होती है एसी की, वो आपको हाफ साइकिल के लिए पूछी जाएगी। जैसे ये मान लो, मैंने अभी आपको बताया कि ऑल्टरनेटिंग करंट का ये एक साइकिल है, इसको 1 साइकिल बोलते हैं, 1 वेवलेंथ 1 साइकिल। अब इसमें यहाँ 0 होगा, यहाँ टोटल टाइम पीरियड t होगा, तो यहाँ पर t/2 होगा। तो इतने इतने साइकिल के लिए इसको बोलेंगे हाफ साइकिल। बस समझ लो चीज़ों को, अगर आप समझ लोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन पता चल जाएगा क्या करना है। तो ये जो हाफ साइकिल है, इस हाफ साइकिल में आप देख लो ना कि वैल्यू ऐसे चेंज हो रही है, पहले 0 थी, फिर बड़ी 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 पीक तक गई, फिर कम हो गई, तो इसकी कुछ ना कुछ एवरेज निकलेगी। जो चीज़ वेरी करती है उसकी हम एवरेज निकाल सकते हैं ना, मीन वैल्यू। तो हमें इस हाफ साइकिल के लिए मीन वैल्यू निकालनी है। ये एग्जाम में डेरिवेशन डायरेक्ट आ सकती है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट RMS वैल्यू है, बट पहले इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें
इसमें जो डेफिनेशन है वो ये है, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखा ही हुआ है पर मैं फिर से लिख देता हूँ साइड पे। जब आपको मीन वैल्यू निकालनी है या एवरेज वैल्यू निकालनी है तो आपने 1/t, मैं फुल साइकिल के लिए पहले डेफिनेशन लिख रहा हूँ, 1/t इंटीग्रेशन करना है 0 to t। किसको इंटीग्रेट करना है? करंट को, जो भी करंट वेरी कर रहा है, जो कि एक टाइम का फंक्शन है, उसको इंटीग्रेट करना है जितने भी टाइम इंटरवल के लिए आप चाहते हो। अब अगर आपको हाफ साइकिल के लिए निकालना है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है फॉर हाफ साइकिल, तो हाफ साइकिल के लिए आपको ये जो नीचे डिवाइड कर रहा है ना, ये भी आपको t/2 से करना है, और जो लिमिट भी है यहाँ पे, जो लिमिट है वो भी t/2 करनी है। तो ये जो डेफिनेशन है यहाँ पर, ये फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला ध्यान से देख लो, ठीक है। फिर से लिखूंगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ को फिर से लिखूंगा, ध्यान से देखो। क्या फॉर्मूला है आई एवरेज का? ब्लू से देखो। आपको अगर हाफ साइकिल के निकालना है तो आप इंटीग्रेट करेंगे करंट को, IDT को इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन हाफ साइकिल के लिए, तो मतलब 0 से लेके t/2 तक लिमिट्स जाएंगी, और जो टोटल टाइम पीरियड है उससे डिवाइड भी करना है, तो टोटल टाइम पीरियड भी यहाँ पर t/2 रहेगा। किसको इंटीग्रेट करना है? करंट को, I को। तो अब यहाँ पर I पुट कर देंगे। I क्या है हमारा? I0 साइन ओमेगा t। तो यहाँ पर ये पूरी डेरिवेशन हो रखी है, इसको फटाफट मैं यहीं से समझा देता हूँ आपको कि हाफ साइकिल के लिए हमने 1/t/2 लिखा, तो वो t/2 का 2 ऊपर चला गया, 2/t बन गया। इंटीग्रेशन 0 to t/2, किसको इंटीग्रेट करना है? IDT। और I हमारे पास क्या है? I है I0, अभी बताया ना आपको, I0 साइन ओमेगा t। ये आपने I की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, और अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, जो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं होगा। इसमें से I0 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। साइन ओमेगा t की इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा t आ गया, ओमेगा से डिवाइड होगा क्योंकि t का कॉफिशिएंट है, और फिर आप लिमिट्स पुट करोगे 0 to t/2। तो पहले जब आप स्मॉल t की जगह t/2 पुट कर दोगे, फिर आप स्मॉल t की जगह ये वाला जो 0 है, इस 0 को वहाँ पुट कर दोगे, cos 0 बन जाएगा। अब यहाँ पर cos ओमेगा इंटू t/2 है, ओमेगा को आपने 2π/t पुट करना है, t से t कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और cos पाई बचेगा। यहाँ तो cos 0 है, तो cos 0 1 पुट कर देंगे, और cos पाई जो यहाँ से बचा उसको -1 पुट कर देंगे। एक माइनस साइन इंटीग्रेशन वाला था, ये जो बाहर आ गया था वो यहाँ लगा हुआ है, तो वो 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस सब कट गया, ये वाला माइनस से कट गया, तो 2I0/π ये आपका रिजल्ट है। इसको आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये 0.637 I0 आएगा। तो ये मीन वैल्यू ऑफ AC है ओवर द हाफ साइकिल। फिर से सुन लो, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, याद कर लेना इस पूरी डेरिवेशन को यहाँ से नोट से। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको एवरेज वैल्यू निकालने के लिए I को इंटीग्रेट करना है। इतना पहले समझो, कितने टाइम पीरियड के लिए? 0 से लेके t/2 तक, और डिवाइड भी करना है उतने ही टाइम से, तो इसको t/2 टाइम से डिवाइड भी करना है, ये मेन चीज़ है। और इसमें हमने I को I0 साइन ओमेगा t पुट करके इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, जो अभी आपके सामने यहाँ हो रखी है। इसको ध्यान से कर लो रिवाइज, और ये एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद है RMS वैल्यू, एग्जाम्पल्स अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे। RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की पहले डेफिनेशन समझेंगे। देखो IRMS आपको करना है रूट मीन कैसे करा जाता है, वही मैंने बोला, इंटीग्रेशन करनी है फॉर द फुल साइकिल, तो 1/t से डिवाइड, 1/t से मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेशन भी आपको 0 से लेके t तक करनी है। अब इसमें रूट आ गया, मीन मतलब t से डिवाइड कर दिया, स्केयर मतलब ये जो स्केयर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि करंट का स्केयर करके पुट करना है यहाँ पे। तो ये मैं ना ऊपर से बता रहा हूँ, डिटेल्ड लेक्चर मैं अपने चैनल पे आने वाले दिनों में डालूंगा। अभी तो आपके एग्जाम है ना, +2 वाले बच्चे जो हैं वो तो एग्जाम दे रहे हैं, तो वो जस्ट ये मेन डेफिनेशंस को रिवाइज कर लें, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे एग्जाम में लिखाना और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है, इसकी मेन डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। इसको अगर आप याद करना चाहें, एग्जाम में अगर पूछा गया कि भाई RMS वैल्यू को डिफाइन भी करो, तो फिर आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है बेसिकली, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ना उतने DC के बराबर होता है जो हमें हीट प्रोड्यूस करे जितना कि ऑल्टरनेटिंग करंट कर सकता है। तो ये पढ़ लेते हैं, इट इज़ दैट वैल्यू ऑफ DC दैट प्रोड्यूसेस सेम अमाउंट ऑफ हीट इन द गिवन रेजिस्टेंस एज इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल्टरनेटिंग करंट व्हेन पास्ड फॉर द सेम टाइम। तो AC ने कुछ हीट प्रोड्यूस करी, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर सेम हीट को प्रोड्यूस करने के लिए मैं DC करंट ले लूँ तो वो कितना लिया मैंने, वो है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू।
तो जितना मैंने बताया बस उतना भी याद कर लो, जब भी ज़्यादा टाइम नहीं है, फटाफट हमें चीज़ों को करना है। तो अभी बस आपने ये डेफिनेशन लिखने के बाद फिर फाइनली आपने इस फॉर्मूले से स्टार्ट कर देना है जब आपको IRMS पूछा जाएगा। तो उसमें अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम स्क्वायर कर देंगे। तो जब आप स्क्वायर करोगे, ये अंडर रूट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे दोनों साइड ऐसे, तो अंडर रूट यहाँ से खत्म हो जाएगा, यहाँ IRMS स्क्वायर बन जाएगा। पहले स्टेप में यही किया करा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करा है, ध्यान से देखो। नेक्स्ट स्टेप में मैं ना ग्रीन कलर से कर रहा हूँ। ये जो आई स्क्वायर था ना, इसको मैं एक स्टेप यहाँ मिसिंग है वो मैं लिख रहा हूँ। तो इसको हम 1/t इंटीग्रेशन 0 to t, आई की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, ये है एक स्टेप। अब आई नॉट स्क्वायर बाहर चला जाएगा, ये देखो इंटीग्रेशन से बाहर चला गया आई नॉट स्क्वायर। और बाकी क्या बचा, बाकी आपके पास इंटीग्रेशन, आप देखो ना साइन स्क्वायर ओमेगा टी है यहाँ पर, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर सकते, इसलिए फॉर्मूला लगाना है 1 माइनस कॉस 2 थीटा का। तो ये सिंपल फॉर्मूला आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, ऐसे फॉर्मूला लगेगा। और फिर दो इंटीग्रेशनें बनेंगी, तो हाफ अलग से हो जाएगा dt और एक हाफ इसके साथ भी लगेगा cos 2 ओमेगा टी, वो अलग से हो जाएगा। तो ये दो इंटीग्रेशंस बनी। अब इस इंटीग्रेशन को डायरेक्टली जीरो पुट कर देना बस। कॉस फंक्शन साइन फंक्शन की जो एवरेज वैल्यू होती है वो जीरो होती है। 0 to t जब आप उसको इंटीग्रेट करोगे आंसर हमेशा जीरो आएगा, तो इसलिए इसको जीरो पुट कर देना है। सिर्फ ये पार्ट बचेगा, dt की इंटीग्रेशन करोगे तो कैपिटल T आएगा, 0 से t है तो एक बार t आ जाएगा, एक बार 0 आ जाएगा, तो वो वाली टर्म तो जीरो ही हो गई है। हमारे पास सिर्फ t/2 बचा है, ये t/2 इस t से कैंसिल हो जाएगा, ये मैंने नीचे करा हुआ है, और आंसर आएगा आई नॉट स्क्वायर बाय 2। तो IRMS स्क्वायर किसके बराबर आ गया, आई नॉट स्क्वायर बाय 2 के बराबर आ गया। तो इसमें से आप स्क्वायर यहाँ से हटा के उधर ले जाएंगे अंडर रूट, तो ये आई नॉट बाय रूट 2 बनेगा। तो आप याद रखना कि IRMS अगर आपको ड्राइव करना है तो वो आई नॉट बाय रूट 2 होगा। ये अच्छे से ये वाली डेरिवेशन भी कर लेना, जो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम में ये डेरिवेशन आ सकती है, इसके चांसेस हैं। बाकी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आपने पढ़ने हैं खुद पढ़ लेना, हम आगे चलेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी कर रहे हैं। फेज़र डायग्राम्स क्या होते हैं, फेज़र्स क्या होते हैं, ये ना मैं अभी जब आपको AC थ्रू डिफरेंट कंपोनेंट्स बताऊंगा। अभी हमने देखना है कि जब हम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को इंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई करें तो क्या होगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस अप्लाई करें तो क्या होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस अप्लाई करें तो क्या होगा। इन अलग अलग तीनों कंपोनेंट्स को स्टडी करना है, वहाँ से कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस की डेफिनेशन देनी है, फिर हम LCR सर्किट पढ़ेंगे लास्ट में जाके। तो पहले हम सीधा वहीं चलेंगे, AC थ्रू रेजिस्टेंस, ये हमारा पहला टॉपिक है, AC थ्रू रेजिस्टेंस। ये देखो सिंपल एक रेजिस्टेंस है जिसको मैंने रेड कलर में बना दिया, ठीक है, और ये मैंने ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा दी। यही आपने डायग्राम एग्जाम में भी बनाना है। अगर आपको पूछा जाए कि ऑल्टरनेटिंग करंट को एक रेजिस्टेंस पे अप्लाई करा है और आप बताइए कि उसमें से करंट का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, कौन आगे होगा कौन पीछे होगा, फेज डिफरेंस कितना होगा, ये कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो बहुत आसान है। रेजिस्टेंस के केस में हम सीधा ओम्स लॉ यूज़ करते हैं। फिर से सुनो, ओम्स लॉ पढ़ा ना, V इज इक्वल टू IR, सुना है ना। तो इसमें V हमारे पास वोल्टेज है, उस वोल्टेज को मैंने यहाँ एक्साई लिखा है, तो मैं लिख दूंगा एक्साई इज इक्वल टू IR, सिंपल। और यहाँ एक्साई की वैल्यू को पुट कर दिया जाएगा, हमें करंट फाइंड करना है, तो मैं लिखूंगा एक्साई बाय R, और एक्साई की वैल्यू को हम पुट कर देंगे एक्साई नॉट साइन ओमेगा टी बाय R। तो ये बन जाएगा एक्साई नॉट बाय R, अलग से लिख लो, साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये आई आ जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। बस इतना ही आपको ड्राइव करना है एग्जाम में कि अगर हम AC को किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, देखो ये सिंबल होता है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर हम लगाएं, ये वाला सिंबल होता है इंडक्टर का, तो हम आगे देखेंगे क्या होगा। रेजिस्टेंस के केस में अगर आपने ये वोल्टेज अप्लाई करी है तो ये करंट आएगा, दोनों में साइन फंक्शन आ रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ फेज में रहेंगे। इसका क्या मतलब है, फेज में रहने का मतलब है कि ये मान लो आपका ग्राफ है, जो ऊपर वाला ग्राफ जो है ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो करंट का ग्राफ है वो भी सेम वैसे वैसे ही बढ़ेगा, वैसे वैसे ही कम होगा, कुछ भी आगे पीछे नहीं होगा। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो पहले हमने रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्कस कर लिया। अब एग्जाम में तो कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इतना सा पार्ट तो आप करके ही जाएंगे कि AC थ्रू रेजिस्टेंस में हमें कितना काम लिखना है।
अब इसके बाद अगर रेजिस्टेंस के बाद अगर अच्छा एक और चीज़ कर लेते हैं, अगर आपको इसका फेज़र डायग्राम, ये फेज़र है यहाँ पे, फेज़र डायग्राम पूछ ले तो वो कैसे बनाना है, तो मैं यहाँ अलग से बना रहा हूँ, देख लो उतना ही बनाना है। ऐसे एक्सिस बना देने हैं दोनों। यहाँ पर आपको एक्साई नॉट, ये जो वेक्टर है ना, ये एक्साई नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वोल्टेज। और करंट का वेक्टर भी सेम ही बनेगा इसमें, ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है आई नॉट। दोनों एक ही जगह पे क्यों बनाए मैंने, क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ये ग्राफ भी ये बता रहा है दोनों साथ साथ चल रहे हैं। साथ साथ कैसे चल रहे हैं, दोनों ही साइन फंक्शन है। जैसे जैसे एक वेरी करेगा वैसे वैसे दूसरा वेरी करेगा। तो इसलिए इसमें फेजर डायग्राम इतना ही बनाना है। ये सर्कल मैंने बाद में बनाया है कुछ समझाने के लिए, आप मत बनाओ तब भी चल जाएगा काम, लेकिन आपने इतना ज़रूर बनाना है। और साथ में यहाँ ओमेगा टी शो करना है। ये वो है कि कितना एंगल बनेगा आफ्टर टाइम टी फेजर का। तो इतना ग्राफ, इतना डायग्राम भी बनाया जा सकता है, फेजर डायग्राम फॉर रेजिस्टेंस ओनली, जब सिर्फ रेजिस्टेंस ही मिली है हमें। अब आगे चलते हैं, कैपेसिटर नेक्स्ट है, एसी थ्रू कैपेसिटर। अब देखो क्या लगा, ये सिंबल आपने पढ़ा होगा जब आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे कैपेसिटर का, तो ये कैपेसिटर का सिंबल होता है। अब कैपेसिटर के थ्रू भी हम एसी को फाइंड करेंगे। हमने फिर से वही वोल्टेज लगानी है, एक्साई इज इक्वल टू एक्साई नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज हमारी वही है, सेम फंक्शन, साइन फंक्शन। करंट निकालना है, ये हमारा काम है। पिछले में भी यही कह रहा था ना, वोल्टेज हमने अप्लाई करी थी ये, और करंट हमने फाइंड करा था। अब भी वही करना है। देखो, तो ये पहले आपने लिख देना है कि ये वोल्टेज है जी, फिर करंट फाइंड करना है। तो करंट के लिए आपको ये लिखना है कि कैपेसिटर कॉन्टीन्यूसली चार्ज होता है। फिर हमें देखते हैं कि इसका कैसे कैलकुलेट करना है। तो करंट इज डी क्यू बाई डी टी, ये सिंपल आपको पता है। अब क्यू कैसे आएगा, कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला पड़ा होगा, क्यू इज इक्वल टू सी वी। वोल्टेज को कैपेसिटर से मल्टीप्लाई करो, चार्ज आ जाता है। हमारे पास वी की जगह वोल्टेज एक्साई है, तो हमारे पास सी इंटू एक्साई बनेगा। और एक्साई ये साइन ओमेगा टी है, वो भी पुट करेंगे तो ये बनेगा सी एक्साई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, ये किसका फॉर्मूला, ये क्यू निकला, क्यू आ गया आपके पास। अब इस क्यू को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो जब आप i इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ दिस फंक्शन लिखेंगे, तो इसमें से ये दोनों चीज़ें c और एक्साई नॉट, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ये बाहर आ जाएंगे। अंदर सिर्फ बचेगा साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज ओमेगा टी। साथ में ओमेगा टी को फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ओमेगा भी लगेगा, चेन रूल। ये एक सिंपल सी चीज़ है, समझ लो आप। तो पहले साइन ओमेगा टी का कॉज ओमेगा टी बना दो, फिर ओमेगा टी के साथ ओमेगा टी को दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना है। तो ओमेगा टी में जो टी का कॉफिशिएंट है ओमेगा, वो फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो ये ओमेगा आ गया, इस ओमेगा को आगे ले आओ, मल्टीप्लाई ये हो रहा है ना सारा कुछ, तो ये बन गया ओमेगा सी एक्साई नॉट। अब ओमेगा सी एक्साई नॉट को आप आई नॉट पुट कर देंगे, ठीक है। ये पीक करंट है, और कॉज फंक्शन साथ में एज इट इज चलेगा, जैसे ये यहाँ ऊपर लिखा है वैसे ही नीचे आ गया। तो करंट अब कॉज में चेंज हो गया। वोल्टेज क्या लगाई थी, रेड में देखो वोल्टेज ये लिखी हुई है, साइन फंक्शन। करंट क्या आया, अपने आप डिफ्रेंशिएट करके साइन को क्या आता है, कोज ना, तो करंट क्या आया, कोसाइन फंक्शन। अब साइन और कोसाइन तो आगे पीछे होते हैं, आपने ग्राफ मैथ्स में पढ़े होंगे। ये साइन का ग्राफ है, ये कोसाइन का ग्राफ है, डिफरेंट है ना, थोड़ा सा आगे पीछे है ना। तो क्या आगे होता है क्या पीछे होता है, ये कैसे पता चलेगा। देखो, कॉस थीटा को आप साइन थीटा प्लस पाई बाय 2 लिख सकते हैं। देखो मैंने क्या करा, यहाँ पे कॉस थीटा को साइन थीटा, थीटा की जगह ओमेगा टी है, कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 लिखा मैंने, ठीक है। तो वो हम लिख सकते हैं। अब देखो, इसमें सिर्फ साइन था, इसमें साइन ओमेगा टी प्लस उसमें कुछ ऐड हो गया पाई बाय 2, तो मतलब करंट जो है वो आगे चल रहा है, अहेड। तो यहाँ याद रखना है, करंट इन कैपेसिटर इज अहेड ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ मतलब ये वोल्टेज। तो करंट इन कैपेसिटर इज अहेड ऑफ ईएमएफ बाय पाई बाय 2। अहेड को हम लीड्स भी बोलते हैं, लीड्स ईएमएफ बाय पाई बाय 2। तो ये प्रूफ करना एग्जाम में आ सकता है, एज इट इज आ सकता है। प्रूव दैट द ऑल्टरनेटिंग करंट इन कैपेसिटर इज अहेड ऑफ अप्लाइड वोल्टेज बाय द फैक्टर ऑफ पाई बाय 2, बाय द फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2। तो ये 3 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है। अब इसका ग्राफ बनाएंगे, तो ये हमारा वोल्टेज है एक्साई, और करंट हमारा ये है कोसाइन फंक्शन। ये साइन फंक्शन है, याद रखना, ये कोसाइन है। तो बस आपने ऐसे ग्राफ बना देना कि दोनों ऐसे वेरी करते हैं। फेजर, अब फेजर इसका कैसे बनेगा, देखो ये हम एक्साई के लिए एक वेक्टर बना देंगे। अब करंट उससे आगे है, तो यहाँ से आपको इस तरफ चलना है, लेफ्ट हैंड साइड, और इधर आपको 90 डिग्री पे दूसरा वेक्टर जो बनाना है करंट का,
वो 90 डिग्री पे बनाना है, क्योंकि हमें पता चला है ना करंट 90 डिग्री आ गया है। देखो रेजिस्टेंस के केस में हमने ऐसे बनाया था एक्साई और यहीं बना दिया था करंट, क्योंकि वहाँ दोनों ही साइन थे, देयर वाज नो फेज डिफरेंस। इसको रफ कर देते हैं। कैपेसिटर के केस में अगर फेजर डायग्राम बनाना पड़े तो ऐसे बनाना है। ये ब्लू वाला वेक्टर करंट को रिप्रेजेंट करता है, करंट की पीक वैल्यू को, और ये वेक्टर जो है ये हमारी वोल्टेज की पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार पूछी जाती है, वो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बेसिकली रेजिस्टेंस ही होती है। इट इज़ अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए कैपेसिटर, कैपेसिटिव वर्ड आ रहा है ना, तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए कैपेसिटर टू ऑल्टरनेटिंग करंट, उसको बोला जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब इसका फॉर्मूला भी बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास आई नॉट जो करंट हमने ऊपर पुट किया था वो ओमेगा सी एक्स आई नॉट था। ये देखिए यहाँ पर हमने ओमेगा सी एक्स आई नॉट को आई नॉट पुट करा था, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं हाइलाइटर से दिखाता हूँ। तो ये हमने आई नॉट पुट करा था, तो उस फॉर्मूले को हमने लिख लिया। अब ओमेगा सी को मैं रेसिप्रोकल में लेके जाना चाहता हूँ, नीचे लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता ना करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। तो जो चीज़ आर की जगह आएगी वो रेजिस्टेंस होगी। तो वोल्टेज तो ऊपर एक आई नॉट है और ओमेगा सी ऊपर था, उसको मैं ऐसे नीचे लिखूंगा तो 1 बाय ओमेगा सी बनेगा, सिंपल मैथ्स है। तो 1 बाय ओमेगा सी हमारी कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है, इसको एक्स सी से डिनोट किया जाता है। तो एक्स सी इज़ 1 बाय ओमेगा सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला याद रखना, मैंने हाईलाइट कर दिया। और ये ओमेगा के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और सी के भी। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको ग्राफ पूछा जा सकता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का ओमेगा के साथ, तो यहाँ एक्स सी है, यहाँ ओमेगा है, तो ये वाला ग्राफ जो है इट विल बी हाइपरबोला लाइक दिस, ठीक है, ये आप देख लेना, ऐसे बनाना है बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन कई बार ना एक्स सी का ग्राफ 1 बाय ओमेगा के साथ पूछ लेते हैं, तो 1 बाय ओमेगा के साथ तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा ना। देखो एक्स सी इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी, सो यू कैन राइट एक्स सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ओमेगा। अगर आपको 1 बाय ओमेगा के साथ पूछा फिर स्ट्रेट लाइन बनेगा, बट पीएससीबी में ये वाला ग्राफ नहीं पूछते, ये वाला पूछ लेते हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में। बाकी अब इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं करना। कई बार आ जाता है कैपेसिटर ब्लॉक डीसी, तो कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करेगा, क्यों? देखो डीसी होता है डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट के केस में फ्रीक्वेंसी ओमेगा होती है 0, तो जो इसकी रेजिस्टेंस होगी एस सी इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी, इसमें ओमेगा को 0 पुट करो, 1 बाय 0, 1 बाय 0 होता है इन्फिनिटी। तो कैपेसिटर जो है वो डीसी के लिए, ये मैंने किसके लिए करा, डायरेक्ट करंट के लिए, उसको ब्लॉक कर देगा, उसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगी। ये डेफिनेशन यहाँ छोटी सी लिखी हुई है, ये डिवाइस कर लेना। कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, मैं यहाँ लिख देता हूँ वाई, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, डायरेक्ट करंट को ब्लॉक क्यों करता है ये लिखना उसमें। अब इंडक्टर की बात कर रहे हैं, तीसरा कंपोनेंट। तो थर्ड कंपोनेंट में इंडक्टर आ गया। इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, जो हम ईएमआई में पढ़ते हैं। ईएमआई आपने रिवाइज करा होगा, नहीं करा होगा तो लेक्चर आ जाएगा, आप कर लेना, मैंने डाला था शायद। तो इस तरह से स्प्रिंग या सोलेनॉइड का जो सिंबल होता है उससे इंडक्टर को रिप्रेजेंट करा जाता है। एल उसकी सेल्फ इंडक्टेंस होती है। तो अब इसके थ्रू हम देखेंगे करंट कैसा बनेगा। हमारी वोल्टेज जो है वो यही है, इज फिर से एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई नॉट साइन ओमेगा टी। बट अब हमने निकालना है करंट। तो करंट निकालने के लिए हमारे पास ये इक्वेशन बनती है। देखो हेयर नेट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। देखो जब इंडक्टर में से हम ऑल्टरनेटिंग करंट को पास करते हैं ना, तो वहाँ सेल्फ इंडक्टेंस आ जाती है। ये हमारी अप्लाइड वोल्टेज है एक्स आई, ये हमने अप्लाई करा, और ये माइनस एल डी आई बाई डी टी इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ये ईएमआई के चैप्टर में पढ़ा जाता है, बस आपको ये याद रखना है। तो आपने इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 कर देना है, क्योंकि किर्चॉफ लॉ बोलता है कि अगर आपके पास एक क्लोज लूप है तो सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इज 0। मैंने लिखा ऊपर, ये आपको इतनी लाइन लिखनी पड़ेगी कि सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इज 0 अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ लॉ। तो एक्स आई का फॉर्मूला बन गया एल डी आई बाई डी टी। यहाँ से करंट निकालना है तो हम डी आई को एक साइड रखेंगे, डी टी उधर चला जाएगा, एल से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा डी आई इज इक्वल टू एक्स आई बाई एल डी टी। अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इधर इंटीग्रेट कर देंगे, इधर भी इंटीग्रेट कर देंगे। इधर आएगा डी आई से आई, राइट साइड पे एक्स आई को पुट कर देंगे एक्स आई नॉट साइन ओमेगा टी। एक्स आई नॉट बाई एल बाहर आ जाएगा, साइन की इंटीग्रेशन कॉस होती है, अभी कर रहा था थोड़ी देर पहले, माइनस कॉस ओमेगा टी, साथ में ओमेगा से डिवाइड होगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा। अब ये करंट आ गया बस। तो इंडक्टर के थ्रू एसी जो है उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। इसमें माइनस कॉस ओमेगा टी आया,
तो इसको अगर आप साइन में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो ये बनता है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। अब कैपेसिटर में प्लस पाई बाय टू था, इंडक्टर में माइनस पाई बाय टू का फेज डिफरेंस है, तो मतलब इसमें करंट पीछे चलता है, ईएमएफ के पीछे चलता है, लैग्स बिहाइंड ईएमएफ बाय पाई बाय टू। सो करंट इन द इंडक्टर, ऐसे आ सकता है क्वेश्चन, प्रूव दैट करंट इन इंडक्टर लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ बाय द फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय टू। तो यही प्रूव करना उसमें, तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसका ग्राफ देख लो आप। तो ये हमारी ईएमएफ है, साइन फंक्शन ईएमएफ है, और वो माइनस कॉस था, तो माइनस कॉस नीचे से शुरू होगा -1 से, ये वाला, ये हमारा करंट है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। फेजर डायग्राम ये देख लो। ईएमएफ तो हर बार हम ऐसे ही बना रहे हैं ओमेगा टी एंगल पे, लेकिन अब करंट क्योंकि पीछे है तो रेड कलर में करंट बना रहा हूँ, वो 90 डिग्री पीछे रखना है, तो पीछे का मतलब आपको राइट साइड पे बनाना है एंगल। कैपेसिटर में हमने इधर बनाया था, इंडक्टर में ये कैपेसिटर के लिए, इंडक्टर के लिए हम इधर बनाते हैं, तो मैं कैपेसिटर वाला यहाँ डिलीट कर रहा हूँ अभी। तो ये डायग्राम बनेगा फेजर डायग्राम फॉर इंडक्टर ओनली। अब यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर, वहाँ कैपेसिटर था, यहाँ इंडक्टर की रेजिस्टेंस है ये। ठीक है, तो आई नॉट एक्स आई नॉट बाय ओमेगा एल, इसमें ये कैसे आया, ओमेगा एल एक्स आई नॉट ये हमने पुट करा था, ये एक्स आई नॉट बाय ओमेगा एल को मैंने यहाँ पे आई नॉट पुट करा था, तो वही सेम चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो ओमेगा एल इज एक्सएल, एक्सएल इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। इसका ग्राफ भी ऐसा बनेगा। एक्सी का ग्राफ अभी हमने पीछे बनाया था, दोनों इकट्ठे बना देता हूँ। एक्सी का रेसिप्रोकल है तो ऐसा बन रहा है, एक्सएल का ओमेगा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन रहा है। ठीक है जी, तो ये आपको 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स के थ्रू एसी डिस्कस करना है। इसके बाद हम डायरेक्ट चलेंगे। अभी देखो ये जो एलआर सर्किट है ये सीबीएसई में ज़्यादा पूछा जाता है, सीबीएसई के स्टूडेंट्स यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। मैं लेक्चर के लास्ट में कर दूंगा रिवाइज, अभी मैं सिर्फ जो मेन टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। हम आगे चलेंगे, एलसीआर सर्किट पे चलेंगे, जो डायरेक्ट डेरिवेशन आएगी। चलिए, तो ये सीरीज़ एलसीआर सर्किट दोनों ही क्लासेस के लिए, दोनों ही बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट है, पीएससीबी के लिए भी और सीबीएसई बोर्ड के लिए भी। तो इसमें हमारे पास सीरीज़ एलसीआर सर्किट है, एक ही सर्किट के अंदर तीनों कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, एलबी, सीबी और आरबी। ये आपके सामने देखो सर्किट बना हुआ है, आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, है ना। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इम्पीडेंस। अब इम्पीडेंस को ना जेड से डिनोट करते हैं, अभी यहाँ पे पता चल जाएगा क्या होती है इम्पीडेंस। ये ना पूरे एसी सर्किट की रेजिस्टेंस होती है, तो जेड फाइंड करेंगे ऑफ एलसीआर सर्किट। फिर आपसे पूछा जाएगा ऑल्सो फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड ईएमएफ। जैसे यहाँ पीछे फेज डिफरेंस निकाले थे ना, यहाँ पर भी हमें निकालना है यूजिंग फेजर डायग्राम। तो इसके 2 केसेस हैं, आप एक ही कर लो बहुत है। तो हमारा जो एक केस है, आप केस 1 मत लिखना, आप सीधा बोलना कि लेट अस अज्यूम दैट जो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है एक्सएल वो एक्सी से बड़ा है, ये हमारा केस है, या वोल्टेज अक्रॉस एल इज़ ग्रेटर देन वोल्टेज अक्रॉस सी। तो ये कहानी है सारी। देखो हमारे पास जो यहाँ पहले फेजर डायग्राम के लिए ना पहले सर्किट को समझो। हमारे पास 3 चीज़ें होंगी इसमें, आपने ऐसे बनाना है, एल इंडक्टर, सी सीरीज़ में कैपेसिटर, आर फिर सीरीज़ में रेजिस्टेंस। तीनों के अक्रॉस अलग अलग वोल्टेज है, वी एल, वी सी, वी आर, ऐसे आपने शो कर देना है। अब सर्किट में जो करंट है ना वो तीनों में से सेम होगा, ये याद रखना। तो करंट को हम हमेशा ऐसे राइट हैंड साइड हॉरिजॉन्टल एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने पीछे पढ़ा कि करंट और वोल्टेज की रिलेशन क्या होती है तीनों कंपोनेंट्स में, या पीछे पढ़ा अभी, मैं अभी बताता हूँ क्या पढ़ा हमने ये पढ़ा कि रेजिस्टेंस के केस में करंट और वोल्टेज में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, तो दोनों एक साथ बनेंगे इकट्ठे, दोनों 0 डिग्री पे बनेंगे। दोनों देखो राइट साइड पे ऐसे हमने, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ, दोनों देखो राइट साइड पे ये भी ऐसे बना, ये भी ऐसे बना, देयर इज़ नो फेज डिफरेंस। लेकिन जब हम कैपेसिटर की बात करें तो हमने ये देखा कि कैपेसिटर में करंट आगे होता है, वोल्टेज पीछे होती है। तो ऐसे हमने वोल्टेज नीचे बनानी है ना, क्योंकि वोल्टेज के हिसाब से करंट आगे होता है, तो ऐसे जब एंटी क्लॉकवाइज आगे चलते हैं तो वो आगे होता है। तो ये वोल्टेज अगर मान लो आपने करंट ऐसे बनाया, ऐसे समझो, तो वोल्टेज उसके पीछे बनेगी, एक ही बात है ना। और इंडक्टर में आपने करंट ऐसे बनाया तो फिर वोल्टेज उसके आगे बनेगी, बिकॉज इन केस ऑफ इंडक्टर करंट लैग्स बिहाइंड, करंट पीछे है, वोल्टेज आगे है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं। अब इन तीनों को इकट्ठा करके नीचे बनाना है, तो आपने ऐसा बस एक डायग्राम बनाना है और कुछ नहीं है, बाकी बहुत आसान है ये वाले डेरिवेशन। तो हमने
इस डायग्राम में पहले वी आर बना दिया पूरा, फिर उसी डायरेक्शन में आई बना दिया क्योंकि वो दोनों इकट्ठे रहते हैं। आई के पीछे रहेगी कैपेसिटर की वोल्टेज, तो वो पीछे बना दी, क्लॉकवाइज मतलब हम पीछे आ रहे हैं। और आई के आगे रहेगी इंडक्टर की वोल्टेज, अभी मैंने बताया, तो वी एल आगे बना दी, दोनों 90-90 पे। वी एल का वेक्टर थोड़ा बड़ा बनाया, वी सी का वेक्टर थोड़ा नीचे बनाया। अब 3 वेक्टर हो गए, एक वी एल इधर हो गया, एक वी सी इधर हो गया, एक वी आर इधर हो गया। इन तीनों का मुझे रिजल्टेंट निकालना है, वेक्टर मेथड या फेजर मेथड बोलते हैं, वो मुझे नेट वोल्टेज मिलेगी, बस इतना सा काम है। तो इन तीनों का रिजल्टेंट जो होगा वो नेट वोल्टेज है, जो हम ऐसे लिखेंगे एक्साई नॉट। अब इनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा जी तीनों का, देखो ध्यान से समझो। पहले हम ये दो ऑपोजिट वाले वेक्टर्स को माइनस कर देंगे। जब आप वी एल माइनस वी सी करेंगे तो बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस हुआ, तो आपके पास जो बचेगा वो ये वेक्टर बचेगा, ब्लू वेक्टर। अब ये 2 वेक्टर बन गए, एक आपके पास ये है वी आर और एक इधर है, ठीक है। ये देखो हाईलाइटर से देखो, एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, दोनों 90 डिग्री पे हैं। दोनों का रिजल्टेंट जो है वो ये बन जाएगा, वो पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन से हम निकाल लेंगे। तो आपको पता होगा ये फॉर्मूला, 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है, तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर अंडर रूट। तो हमने जस्ट ये सॉल्व करा, आई नॉट जेड, एक्स आई नॉट को पुट करा आई नॉट जेड, और अंडर रूट के अंदर हमने लिख देना है वी नॉट आर इज़ आई नॉट आर, वी इज इक्वल टू आई आर, वी नॉट एल इज़ आई नॉट एक्स एल, वी नॉट सी इज़ आई नॉट एक्स सी, पुट कर देना, आई नॉट कॉमन आ जाना, कट जाना, और ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा इम्पीडेंस का। इतना सही ड्राइव करना है, अगर इम्पीडेंस ड्राइव करने के लिए आ गया, ये यहाँ से याद कर लो, इसको लिख के आ जाना। फिर फेज डिफरेंस भी निकालना है, तो फेज डिफरेंस ये वाला एंगल होगा फाई। तो वो फाई एंगल कैसे निकलेगा, डायग्राम में मैं बना भी देता हूँ, आप भी बना लेना एग्जाम में। फाई, तो tan फाई इज परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज वी एल माइनस वी सी, बेस इज वी आर, दोनों को डिवाइड कर दिया। यहाँ भी हमने वी एल को वी नॉट एल पुट करा, वी सी को वी नॉट सी, ये पीक वैल्यूज़ बस पुट करी हैं, साइन वगैरह कट जाएंगे, तो आई नॉट कॉमन आ जाएगा, आई नॉट साइन नॉट कट जाएगा, और ये फॉर्मूला फेज डिफरेंस का बनेगा। बस इतना ही ड्राइव करना है सीरीज एलसीआर सर्किट में इम्पीडेंस को और फेज डिफरेंस को। सो ये फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स बन गया, और इसमें आप लास्ट में करंट लिख देंगे। सेकंड केस मत करना आप, ये न्यूमेरिकल्स हैं, इनको भी छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। फिर रेजोनेंस फिनोमिना है बहुत इंपॉर्टेंट, वो करेंगे। न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, अगर आप लोग बोलोगे कमेंट सेक्शन में तो अलग से वीडियो बनाऊंगा कंसेप्चुअल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स के लिए। अब हम इम्पीडेंस को डिफाइन भी कर लेते हैं, इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है एग्जाम में। सो इम्पीडेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ एलसीआर सर्किट, तीनों ने मिलकर जो दिया हमें टू अल्टरनेटिंग करंट। ऐसे यूनिट ओम, जेड का फॉर्मूला आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी अंडर रूट, याद रखना। अब अगर मान लो हमारे सर्किट में एल नहीं है, सी आर सर्किट है, तो आप यहाँ पर एक्स एल को 0 पुट कर दो, ये उसकी इम्पीडेंस आ जाएगी। अगर एल आर सर्किट है तो एक्स सी को 0 पुट कर दो, एल आर मतलब इंडक्टर और रेजिस्टेंस है, तो इंडक्टर की रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस डायरेक्ट, तो ये फॉर्मूले बन जाएंगे। अब रेजोनेंस है, रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ लो रेजोनेंस क्या होता है, मैं पहले समझाता हूँ फिर यहाँ से बताता हूँ क्या पढ़ना है। देखो रेजोनेंस फिनोमिना है, देखो हमने देखा कि जो हमारा करंट है वो इम्पीडेंस पे डिपेंड कर रहा है, जेड पे डिपेंड कर रहा है करंट हमारा, ना इम्पीडेंस निकाली ना अभी हमने। तो करंट इज वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, और जो रेजिस्टेंस इम्पीडेंस है जेड, उसमें 3 चीज़ें आ रही हैं, आर, एक्सएल और एक्ससी, बट ये दोनों आपस में माइनस हो रही हैं, ये यहाँ प्लस है, स्केयर भी है। तो ये दोनों चीज़ें जो माइनस हो रही हैं, अगर मैं इस पार्ट को 0 कर दूँ किसी तरीके से, तो आपकी जो इम्पीडेंस है सिर्फ आर के बराबर आ जाएगी। तो उस केस में इम्पीडेंस मिनिमम होगी और करंट सर्किट में मैक्सिमम होगा। तो ये आपको बताना है कि इसमें हमारे पास, अगर ये थर्ड केस बताना बस रेजोनेंस में मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, बाकी आप मत करो। थर्ड केस, तो यहाँ से रेजोनेंस है, देखो मैं मेन ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ जो आपको करना है। तो आपने पुट करना है एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, तो ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी आ जाएगा। यहाँ से ओमेगा ऊपर चला गया, एल नीचे आ गया, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC आ गया, और जेड आर के बराबर आ गया, जेड मिनिमम हो गया, और करंट इन द सर्किट बिकम्स मैक्सिमम। सो इन दिस सिचुएशन सर्किट इज सेड टू बी रेजोनेंट। तो हमारा ओमेगा इज 1/√LC इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी
ये हमारा करंट और ओमेगा का ग्राफ है। तो ऐसे ग्राफ में एक मैक्सिमम करंट जब आपको मिलेगा, मैक्सिमम है ना यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो वो कितनी फ्रिक्वेंसी पे मिलेगा, वो फ्रिक्वेंसी आएगी 1/√LC। इसको बोलते हैं मैक्सिमम करंट, आई नॉट मैक्स। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर क्या हो रही है, रेजोनेंस, जिसको बोलते हैं रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। इतना ही बताना है, बाकी नोट्स से पढ़ लेना, नोट्स तो शेयर करे हुए हैं, वहाँ से पढ़ लेना। तो रेजोनेंट कर्व्स अगर आप अलग अलग रेजिस्टेंसेस के लिए बनाना चाहो तो बना सकते हैं। मैं यहाँ बना देता हूँ, ऐसे एक बेल शेप बना देना, एक इसके ऊपर बना देना, दो ही बहुत हैं। इसकी रेजिस्टेंस R1, इसकी R2, तो R1 यहाँ पर R2 से छोटा है। जितनी बड़ी रेजिस्टेंस होगी ना उतना करंट आपका कम हो जाएगा, इसलिए ग्राफ नीचे बनेगा। इधर हमारा ओमेगा चल रहा है और जहाँ जहाँ पीक है वहाँ पर ओमेगा नॉट लिख देना 1/√LC। ये रेजोनेंस कर्व्स हैं। इतना ही करना है पंजाब स्कूल एजुकेशन वाले बोर्ड बच्चों के लिए। बैंडविड्थ क्वालिटी फैक्टर नहीं करना, ये भी अभी रहने देते हैं। हाँ, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ AC सर्किट। ये आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है और CBSE वाले बच्चे भी इसको ज़रूर करेंगे और पंजाब स्कूल एजुकेशन वाले बच्चे भी इस डेरिवेशन को ज़रूर करेंगे। आसान है, इसमें वॉटलेस करंट भी पूछा जाता है, साथ में 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सिर्फ AC ऑल्टरनेटिंग जनरेटर, AC जनरेटर और ट्रांसफार्मर है। वो 2 टॉपिक्स रह जाएंगे, वो भी हम अभी फटाफट डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो पहले एवरेज पावर देख लो। आपने वैसे ही LCR सर्किट बनाना है जैसे अभी बनाया था। करंट को जनरल फॉर्म में लिखना है, I नॉट साइन ओमेगा टी, ये करंट है इसमें, ठीक है। और वोल्टेज को एक्साई नॉट साइन ओमेगा टी लिखना है, पहले आपने ये लिख लेना है। फिर आपने पावर बताना है, तो पावर, इलेक्ट्रिक पावर इज वोल्टेज इंटू करंट, एक्साई इंटू वाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ये सारा एक्साई का फंक्शन जो यहाँ पे लिखा था, EMF बोलना ये लगाई है, करंट बोलना ये है। प्लस फाई क्यों लिखा है, जनरल है ना ये। अभी हम LCR में फाई तो कुछ भी हो सकता है, अभी पीछे बताया था tan इनवर्स समथिंग, तो वो फाई की फॉर्म में करना हमें। तो यहाँ पर बस आपने दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई करना है, बाकी मैथ्स है। मैथ्स क्या है आप देखो, एक्साई नॉट आई बाहर आ गया, दोनों मल्टीप्लाई हो गए, कांस्टेंट नंबर्स हैं। साइन ओमेगा टी एज इट इज लिख दिया, साइन ओमेगा टी प्लस फाई को खोला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सिंपल। अब इस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करा, स्टेप देख लो, मैं इसको रब करके दोबारा से बताता हूँ। अब इस साइन ओमेगा टी को अंदर मल्टीप्लाई करा, यहाँ बनेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस फाई एज इट इज। फिर ये अंदर गया, यहाँ बनेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई, ये दोनों यहाँ से आए, ये यहाँ से भागा इधर आया। इतना क्लियर है, ओके। अब ये पावर जो है ना, ये वाली, ये अभी टाइम का फंक्शन है, ये इंस्टेंटेनियस पावर है। एवरेज पावर निकालने के लिए वही फॉर्मूला जो पीछे एवरेज करंट के लिए यूज़ करा था वही लगेगा। ये देखो क्या करना है, इस पावर को इंटीग्रेट करना है 0 to t dt और टोटल टाइम से डिवाइड करना है। ये एवरेज पावर का फॉर्मूला है, मैंने फिर से बड़ा बड़ा करके लिख दिया। इसमें ये सारा फंक्शन, ये जो ऊपर लिखा हुआ है इक्वेशन 3 वाला, ये सारा फंक्शन यहाँ पुट करेंगे p की जगह और फिर सॉल्व करेंगे। तो इसमें कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं ना, तो देखो 2 इंटीग्रेशन बनेगी। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर ओमेगा टी अंदर आ गया, बाकी सारा फैक्टर एक्साई नॉट आई नॉट बाहर लिखा मैंने, 1/t यहाँ से एज इट इज़ आया, एक्साई नॉट आई नॉट कॉस फाई। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एक्साई नॉट आई नॉट कॉस फाई, ये कांस्टेंट है, ये मैंने बाहर लिख दिया। इंटीग्रेशन के अंदर वो टर्म रहेगी जिसमें टी आ रहा है, टाइम आ रहा है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटीग्रेशन के अंदर रहा, प्लस ये एक्साई नॉट आई नॉट इसके साथ भी जाएगा, ये रहा, ये 1/t यहाँ भी आएगा, और यहाँ से क्या कॉमन है, साइन फाई, साइन फाई इज ए कांस्टेंट, वो बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटीग्रेशन के अंदर। अब इस इंटीग्रेशन में 2 इंटीग्रेशनें हैं, एक साइन स्क्वायर ओमेगा टी है और एक ये वाली है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी वाली इंटीग्रेशन में 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, ये बन गया साइन 2 थीटा, यहाँ आ गया साइन 2 ओमेगा टी, जिसकी इंटीग्रेशन ओवर द फुल साइकिल सीधा बता देना 0 होती है। बाकी क्या बचा, बाकी ये बचा। इसमें भी ये जो बाहर वाला फैक्टर है सारा, ये देखो एज इट इज़ यहाँ लिखा गया है, देखो बिल्कुल सेम है, ध्यान से देख लो, ठीक है। ये वाला जो फैक्टर है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, दोबारा से बताता हूँ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसको हमने यहाँ फिर से वही 1 माइनस कोस ओमेगा टी बाय 2 पुट कर देना है। यहाँ से हाफ dt अलग बनेगा, ये हाफ अलग कर लिया,
और 1/2 यहाँ भी आएगा 1/2 cos 2 ओमेगा टी अलग, या 1/2 लिखना है, एक मिसिंग है, बट वो जीरो ही हो जाना इसलिए फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसका 1/2 अलग से आया cos 2 ओमेगा टी, cos 2 ओमेगा टी नहीं है cos, हाँ यहाँ पर हमारे पास क्या चल रहा था, cos 2 ओमेगा टी है, यहाँ भी 2 आ गया, ठीक है। तो ये ऐसे, अब cos 2 ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन है, जैसे sin 2 ओमेगा टी, sin ओमेगा टी, cos 2 ओमेगा टी, cos ओमेगा टी, सबका फुल साइकिल का इंटीग्रेशन मैं बार बार बता रहा हूँ जीरो होता है, तो ये टर्म जीरो ही हो जाएगी, ठीक है। कौन सी टर्म, ये सर्कल थोड़ा बड़ा लग गया, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। यहाँ से t/2 आया, वो ये रहा, ठीक है। इस t से ये t कैंसिल हो जाएगा, 2 आगे आ गया, t कैंसिल हो चुका है, यहाँ t नहीं है, और cos 5 बचा। तो ये एवरेज पावर है, ठीक है। सो एवरेज पावर क्या आई है, मैं रेड से लिख रहा हूँ लास्ट में, पी एवरेज आया xi0 cos 5। ये देख लो पूरी डेरिवेशन आपके सामने है, वीडियो पॉज करके चाहे अभी इसको स्क्रीन से नोट कर लो, ये पहले थोड़ा सा था पार्ट, वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर लो कॉपी पे, फिर ये वाला पार्ट वीडियो को पॉज करके ये पूरी डेरिवेशन कर लो। ये आपका एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय एसी सर्किट, जब आपको पूछा जाए कैलकुलेट द पावर फैक्टर एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय एसी सर्किट, तब आपको ये करना है। और लास्ट में अब इसकी ना थोड़ी फॉर्म चेंज कर देते हैं हम, ये नीचे वाला जो 2 है उसको √2 टाइम्स √2 लिख के ये IRMS बन जाता है, ये ERMS बन जाता है, ऐसे लिख देते हैं। तो इसमें हमारे पास ये रिजल्ट है। स्पेशल केसेस आप पढ़ना चाहते हो पढ़ लेना, अभी मैं नहीं आपको रिकमेंड कर रहा। अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये डेरिवेशन करो, उसमें भी डेरिवेशन पार्ट में बता रहा हूँ। अब हम नीचे चलेंगे, वॉटलेस करंट को डिफाइन करेंगे। तो वॉटलेस करंट क्या होता है, करंट थ्रू प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर कंज्यूम्स नो पावर। क्यों नहीं करता, ये फॉर्मूला देखो निकला हमारा, cos 5 आ रहा है ना इसमें। तो आपको पता ना, अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था AC थ्रू कैपेसिटर, उसमें हमारा जो फाई था वो π/2 आया था, प्लस π/2। इंडक्टर के लिए कितना आया था, इंडक्टर के लिए फाई आया था माइनस π/2, दोनों 90 डिग्री हैं, तो cos 90 जीरो होता है। तो प्योर कैपेसिटर या प्योर इंडक्टर में से यहाँ जीरो बन जाएगा, एवरेज पावर कंज्यूम जीरो आएगी। तो करंट थ्रू प्योर कैपेसिटर और करंट थ्रू प्योर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बोल दिया मैंने इंडक्टर, ठीक है। सो करंट थ्रू प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर कंज्यूम्स नो एवरेज पावर for its maintenance in the circuit, hence it is called ideal current or wattless current. Practically no conductor or inductor exist, ideal conductor की जगह यहाँ capacitor लिख लेना। Hence there is always some power consumed due to resistance of the circuit. तो resistance हमेशा होती है, बस इतना बता देना कि ये हमारे पास होता है wattless current, और ये एवरेज पावर कंज्यूम्ड की डेफिनेशन कर लेना यहाँ से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अब 2 और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अगले 5 मिनट में हम फटाफट रिवाइज कर लेंगे, आप भी याद कर लेना, AC जनरेटर और ट्रांसफार्मर। मैंने मेन बताया अभी AC चैप्टर, पहले इतना रिवाइज करो, फिर अगर आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो अब मैं डाल दूंगा, अगर आपको चाहिए होगी कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए भी एक वीडियो बना दो, उसमें फिर मैं फॉर्मूले डायरेक्ट डिस्कस करके वहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं हम देखेंगे, लेकिन टाइम मिलेगा तो पहले आप मेन करो, ठीक है। LC ऑसिलेशन अभी नहीं है सिलेबस में, इसलिए छोड़ देना इसको। अभी हम सीधा जाएंगे ट्रांसफार्मर पे। तो ये नोट्स हैं ट्रांसफार्मर के, किस प्रिंसिपल पे काम करता है ट्रांसफार्मर, पहली चीज़ लिखनी है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, वो हम पढ़ते हैं EMI वाले चैप्टर में। मैं EMI का भी इस तरह की वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। तो ट्रांसफार्मर जो है वो ऐसा डिवाइस है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे मान लो 220 वोल्ट है, वहाँ से 12 वोल्ट बना देगा, और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में भी कन्वर्ट कर सकता है, 12 वोल्ट से 220। 2 तरह का होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन। देखो जब आप वोल्टेज डिक्रीज करते हो तो करंट बढ़ता है सर्किट में, पावर कांस्टेंट रहती है। अगर वोल्टेज इंक्रीज करते हो तो करंट कम होता है सर्किट में, पावर कांस्टेंट रहती है। पावर क्या होती है, पावर होती है वोल्टेज इंटू करंट, ये चीज़ कांस्टेंट रहेगी हमेशा, ठीक है। तो अगर आप वोल्टेज कम करोगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करता है, तो करंट बढ़ा देगा क्योंकि P कांस्टेंट है।
तो अगर आप वोल्टेज को कम करोगे करंट बढ़ेगा, उल्टा भी होगा, अगर आप वोल्टेज को कम कर बढ़ाओगे तो करंट कम होगा। ठीक है, तो ये याद रखना, प्रिंसिपल यहाँ से पढ़ लेना, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, डायरेक्ट याद कर लो बस ये नोट्स। कंस्ट्रक्शन, 2 कॉइल्स होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में कुछ नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं, सेकेंडरी में कुछ नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं। लैमिनेटेड कोर होता है, एडी करंट्स को रिड्यूस करने के लिए हम लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं, सॉफ्ट आयरन का बना होता है, लेकिन ना ऐसे बल्क में लेके पीस को उसकी शीट्स बना लेते हैं, फिर उसके अंदर वार्निश डालते हैं ताकि वो शीट्स आपस में टच ना करें, एक दूसरे को कंडक्ट ना करें, तो ये बन जाता है हमारे पास कोर, सॉफ्ट आयरन कोर। उस सॉफ्ट आयरन कोर में ना इस तरह से ये देखो डब्बा बना हुआ है, एक साइड पर प्राइमरी कॉइल बन जाती है, एक साइड पर सेकेंडरी कॉइल बन जाती है, और इसका फ्लक्स उसके साथ लिंक्ड है। ये दूसरा डिज़ाइन है, यहाँ पर 2 खिड़कियाँ बनी हुई हैं, यहाँ पर कॉइल हमने एक पहले कॉइल बनाई, ग्रीन कलर में प्राइमरी बना दी, रेड कलर उसके ऊपर ही बाउंड कर दी दूसरी कॉइल, वो सेकेंडरी बन गई। तो 2 कॉइल होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टेप अप मतलब वोल्टेज बढ़ानी है आपको, इनपुट वोल्टेज कम है, आउटपुट ज़्यादा है, स्टेप अप। तो उसमें सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगी, प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगी। हैंस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज मोर देन अप्लाइड ईएमएफ, आउटपुट वोल्टेज इज हायर एज कंपेयर टू इनपुट वोल्टेज, याद कर लेना। स्टेप डाउन में नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज लेस देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, उल्टा हो जाएगा। स्टेप डाउन वोल्टेज को कम करना है, तो प्राइमरी में ज़्यादा होंगी, सेकेंडरी में कम होंगी, पढ़ लेना बाकी। अजम्पशंस, तो ये पक्का लिखना है, जब हम ट्रांसफार्मर को स्टडी करते हैं तो हम ये मानते हैं कि प्राइमरी कॉइल की रेजिस्टेंस बहुत कम है ताकि उसमें जाउल्स हीटिंग इफेक्ट मिनिमाइज किया जा सके। दूसरा, फ्लक्स लिंक होता है ना म्यूचुअल इंडक्टेंस में, एक कॉइल का फ्लक्स दूसरी कॉइल के साथ लिंक करा जाता है, तो हम ये बोलते हैं कि सारा का सारा फ्लक्स लिंक हो गया, देयर इज नो फ्लक्स लीकेज, फ्लक्स कहीं पे लीक नहीं हो रहा, सारा फ्लक्स लिंक हो गया, ये सेकंड अजम्पशन है। थर्ड अजम्पशन, सेकेंडरी कॉइल ओपन मान के चल रहे हैं, मतलब उसमें से हम ये नहीं मान रहे कि कोई करंट निकल रहा है। ठीक है, तो ये मेन आप लिखने के लिए कर लेना, डिटेल में हम जाएंगे जब आप डिटेल लेक्चर स्टडी करोगे अगर, तो उसमें जाएंगे, मेरे डिटेल लेक्चर देखना, मैं धीरे धीरे डाल रहा हूँ +2 के। सो थियोरी में क्या लिखना है, थियोरी में हमें जस्ट ये रेशो निकालनी है कि वोल्टेज की रेशो, वोल्टेज थ्रू प्राइमरी डिवाइड बाय वोल्टेज थ्रू सेकेंडरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स थ्रू प्राइमरी डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, बस ये हमें डिराइव करना है और कुछ नहीं करना। तो बड़ा आसान है, पहले हम लिख लेंगे फ्लक्स थ्रू प्राइमरी, देखो 5P लिख लेंगे, NP इंटू 5 इज द फ्लक्स थ्रू सिंगल टर्न। फिर हम फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी लिख देंगे NS 5 तो सेम रहेगा, दोनों केस में फ्लक्स लीक नहीं हो रहा। फिर हम लिखेंगे फेरेडे लॉ, फेरेडे लॉ बोलता है एक्साइज इक्वल टू -d∅/dt, तो हम दो PP लगा देंगे, तो मतलब हम प्राइमरी के लिए लिख रहे हैं, जैसे यहाँ लिखा है, SS लगा देंगे तो मतलब हम सेकेंडरी के लिए लिख रहे हैं, ऐसे लिख लेना है। फिर आपने 5P को NP5 पुट कर देना, जैसे मैंने यहाँ करा है NP5 और NS5, तो NS NP बाहर आ जाएंगे, दोनों इक्वेशंस को इसको और इसको डिवाइड कर देंगे और ये आ जाएगा, बस इतना सा ही है इसकी थ्योरी बस। तो ये हमारे पास आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है XIP, उसी को हम वोल्टेज डेवलप बोल देते हैं, तो वो VP से डिनोट कर देना, ये हो जाएगा। फिर एक कंडीशन लगानी है कि पावर्स आर सेम, सो इनपुट पावर इज ऑलवेज इक्वल टू आउटपुट पावर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर हम माने वहाँ पर कोई लॉसेज नहीं है तो हम आइडियल बात कर रहे हैं, तो आइडियल में हम इक्वेशन लिख लेते हैं। फिर आपने पावर को वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट दोनों के लिए, इनपुट के लिए PP, आउटपुट के लिए SS, और फिर इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से VP/VS इज इक्वल टू IS/IP, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो हमने ऊपर लिखा था VP/VS इज इक्वल टू NP/NS, अब ये IS/IP भी होगा, ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, ये यहाँ से आ गई ना रेशो, तो उस रेशो को आपने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पर ना जो NS/NP है टर्न्स की रेशो, उसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर रेशो, तो ये लास्ट में बता देना कि K ट्रांसफार्मर रेशो है, अगर K ग्रेटर देन 1 है तो स्टेप अप बनेगा, अगर K लेस देन 1 है तो स्टेप डाउन बनेगा। ये थ्योरी है सारी ट्रांसफार्मर की। आप वीडियो को पॉज करके इसको अभी लिख लो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, ये इसका अगला पार्ट है, लर्न कर सकते हो। अजम्पशन के बाद ये थ्योरी है,
ये फालतू वाली चीज़ें समझाने के लिए लिखी है, मैं डिलीट कर देता हूँ यहीं से, बस आप डायरेक्ट याद कर लो, इतना इतना ही लिखना है। ये ना फिर कुछ एनर्जी लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर में, ये पढ़ लेना, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। फ्लक्स लीक हो रहा होता है, हमेशा फ्लक्स लीक होगा, सारा फ्लक्स लिंक नहीं होगा, तो फ्लक्स लीकेज के कारण एनर्जी लॉस होगा। जाउल हीटिंग इफेक्ट, वायर्स गर्म होती हैं, हीट प्रोड्यूस होती है, उसमें एनर्जी लॉस होता है। ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है उसमें एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम वैसे शीट्स बना के मिनिमाइज करते हैं पर फिर भी प्रोड्यूस होते हैं। हिस्टेरेसिस होता है, जो ट्रांसफार्मर की कोर है वो मैग्नेटाइज होती है, डीमैग्नेटाइज मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, उस वजह से हिस्टेरेसिस लॉस होता है। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, हमिंग नॉइस प्रोड्यूस होती है, इसलिए लॉस होता है। तो ये हैं यूजेस, भी आप पढ़ लेना। टीवी में, एसी में, हर जगह ट्रांसफार्मर यूज़ होते हैं। हमारे घरों में जो पावर सप्लाई आती है, वोल्टेज 220 वोल्ट, वो पावर स्टेशन जहाँ से आती है वहाँ पर नहीं 220 होता, वहाँ पर किलो वोल्ट्स में होता है, तो वहाँ स्टेप डाउन करके हमारे घरों में पहुँचती है वोल्टेज। मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करवा रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। लास्ट में एसी जनरेटर है। तो एसी जनरेटर हमारा जनरेटर है जिसके अंदर हम करंट को प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये डिवाइस में 3-4 मेन चीज़ें हैं। कंस्ट्रक्शन आपके सामने है। आर्मेचर एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है ABCD, जिसके ऊपर हमने लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स बाउंड करी होती हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर ये हमने सॉफ्ट आयरन कोर पर वाउंड करी होती है टू रिड्यूस एडी करंट्स। फिर परमानेंट मैग्नेट्स ऐसे दो होते हैं, उसके अंदर वो कॉइल जो है वो घूम रही होती है। तो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं नॉर्थ और साउथ पोल्स। एक स्लिप रिंग्स होती हैं, स्लिप रिंग्स कॉन्टैक्ट के लिए होती हैं। वो जो कॉइल जब घूमती है तो उसकी पोलैरिटी चेंज करने के लिए यहाँ मैंने बनाई हुई हैं, आप देख लेना। स्लिप रिंग्स होती हैं, ये रिंग्स जो है ना यहाँ पे, ये वाली, ये स्लिप रिंग्स हैं। बोल्ड करके बता देता हूँ, मेन यहाँ पर लिखे हुए हैं सारी कंस्ट्रक्शन, तो बस आपको याद ही करना और एग्ज़ाम में लिखना है। आज कर लेना इसको कंप्लीट। यहाँ फिर ब्रशेज़ होते हैं। ये ब्रश ना थोड़ा नीचे बनाना चाहिए था, ऊपर बन गया है, तो मैं इसको नीचे कर देता हूँ। ये R2 रिंग है, ये R1 रिंग है। ये जो दूसरा वाला ब्रश है ना, ब्रशेज़, वो कॉन्टैक्ट के लिए कार्बन के, ये मैं नीचे बना रहा हूँ थोड़ा, आप भी इसको शिफ्ट कर लेना ऐसे। तो ये कार्बन के ब्रशेज़ होते हैं, ठीक है। तो ये कार्बन के ब्रशेज़ होते हैं। तो यहाँ देखो 2 पोल्स आ गए। ये आर्मेचर कॉइल है ABCD। ब्रशेज़ ये हैं कार्बन के, ये देखो ना, ऐसे ब्रश है और ऐसे स्लिप रिंग है, ऐसे घूम रही है, तो ब्रश के साथ उसका कॉन्टैक्ट रहता है वोल्टेज को बाहर भेजने के लिए। तो ये सब आप पढ़ लेना चीज़ें एक बार ना कंस्ट्रक्शन की। फिर वर्किंग, तो वर्किंग में ना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम यूज़ करते हैं। वर्किंग हम पढ़ लेते हैं थोड़ी सी, आपको थोड़ी आसानी रहेगी। द आर्मेचर कॉइल ऑफ AC जनरेटर इज़ रोटेटेड विद द हेल्प ऑफ इंजन। तो हम पहले डीजल डालते हैं जनरेटर के अंदर, या वाटर की हेल्प से, ऊपर हाइट से पानी गिरता है, टरबाइंस लगे होते हैं वो घूमते हैं, या डीजल की हेल्प से घुमाते हैं टरबाइंस को। तो हम इंजन लगा होता है, इंजन से हम आर्मेचर कॉइल को घुमाते हैं, रोटेट खुद करते हैं हम, मैकेनिकल एनर्जी हम देते हैं। सो व्हेन द कॉइल रोटेट्स, द एंगल बिटवीन नॉर्मल ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन चेंजेस कॉन्टीन्यूसली। अब देखो ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये है हमारा, तो ऐसे बन लगी हुई है मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो कॉइल बीच में ये डब्बा बना हुआ है, ये ऐसे घूम रही है भाई साहब, ऐसे ऐसे। तो इसका एंगल, ऐसे एक वेक्टर बनाया, वो वेक्टर चेंज होगा ना, तो वो एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द कॉइल, ये कॉइल है, इसके नॉर्मल का ये वेक्टर है, ये ऐसे घूम रही है, तो वो एंगल चेंज होगा, इसमें ये बोला गया। तो दिस एंगल चेंजेस, hence magnetic flux of coil changes and induced EMF is produced in the coil. To understand direction of current in the external circuit, let us suppose that the plane of the coil is along the magnetic field at starting. तो starting में हमने बोला कि इधर है मैग्नेटिक फील्ड हमारी और यही हमारा प्लेन है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो पहले हमने ये मान लिया, आगे पढ़ो। इन दिस पोजिशन द फ्लक्स थ्रू कॉइल इज जीरो। अब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इधर ही लगी हुई हैं हमारी, और कॉइल का प्लेन भी ऐसे पैरेलल पड़ा हुआ है, अगर तो ऐसे पड़ा होगा तो उसमें से पास करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लेकिन अगर ऐसे कर देंगे पैरेलल, देयर इज नो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल। तो इस सिचुएशन में वो कह रहा है द फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज जीरो। नाउ इफ कॉइल इज रोटेटेड इन सच ए वे दैट आर्म AB, ध्यान से सुनना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आर्म AB इज गोइंग इनवर्ड एंड CD इज मूविंग आउटवर्ड।
ध्यान से देखना। ए बी, कहाँ ए बी, मैं दिखाता हूँ, ये ए है, ये बी है, यहाँ क्रॉस लगा हुआ है, क्रॉस मतलब इनवर्ड मोशन, ये सी है, ये टी है, यहाँ डॉट लगा हुआ है, डॉट मतलब आउटवर्ड मोशन। तो स्क्रीन को ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है, वो कह रहा है कि पेपर के अंदर जा रहा है ए बी आर्म और सी डी बाहर आ रहा है, ऐसे घूम रही है कॉइल, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास इनवर्ड के केस में बस आपने लिखना ही है, वेरीफाई आप बाद में करते रहना, लिखना ही है, इतना ज़रूर सही लिखना कि हमारी जो इस पोजीशन में ए बी इज गोइंग इनवर्ड, सी डी इज मूविंग आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। देन अकॉर्डिंग टू एफ आर एच आर, ये है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, मैंने लेफ्ट बोल दिया था, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज फ्रॉम बी टू ए एंड डी टू सी एज शोन इन फिगर। तो ये फ्लेमिंग का रूल होता है। तो जब ये इनवर्ड जा रहा है ना यहाँ से, तो बी टू ए याद रखना है करंट, ऐसे बी टू ए रहेगा इधर और इधर रहेगा डी टू सी, ऐसे चलेगा करंट, ठीक है। बस वही लिखा हुआ है डी टू सी एज शोन इन फिगर। द करंट इन एक्सटर्नल सर्किट फ्लो फ्रॉम B1 टू B2। तो देखो ये करंट ऐसे आया, यहाँ ऐसे आया, स्लिप रिंग के थ्रू ब्रश को चला गया, फिर ऐसे घूमा, ऐसे घूमा, ऐसे घूमा, फिर इस स्लिप रिंग के थ्रू अंदर चला गया, और ये तो ये करंट की डायरेक्शन है जैसे मैंने बनाया, ठीक है। ये बस बताना आपको। तो एक्सटर्नल सर्किट में करंट कैसे आया, B1 से B2 की तरफ। अब उल्टा होगा इसके बाद, इसके बाद क्या लिखा है, आफ्टर ए हाफ रोटेशन, अब ऐसे आधी रोटेशन हो गई, अब ए बी उधर चला गया, सी डी इधर आ गया, तो आफ्टर हाफ रोटेशन पोजीशन ऑफ आर्म ए बी एंड सी डी आर इंटरचेंज्ड, वही मैंने बताया। हेंस ए बी मूव्स आउटवर्ड, अब ए बी बाहर आएगा, एंड सी डी मूव्स इनवर्ड, एंड इंड्यूस करंट विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी एंड सी टू डी इन द कॉइल। द करंट थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट विल फ्लो फ्रॉम B2 टू B1। अब उल्टा होगा, तो यहाँ पर करंट उल्टा हो जाएगा, फ्लेमिंग, आप बस फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग बस बता देना, तो वो आप करंट उल्टा हो जाएगा, तो वो आपने लिख देना है B2 टू B1। हैंस डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस आफ्टर एवरी हाफ साइकिल, ऑल्सो मैग्नीट्यूड वेरीज सिनुसॉइडली, हैंस इट इज अल्टरनेटिंग करंट। फिर इसकी थोड़ी थ्योरी भी है, नंबर ऑफ टर्न्स n मान लिया है, एरिया ऑफ कॉइल A मान लिया, मैग्नेटिक फील्ड B मान ली, एंगल थीटा मान लिया, फ्लक्स आ गया एन बी डॉट ए, बी डॉट ए को खोला बी ए कॉस थीटा, तो एन बी ए कॉस ओमेगा टी, थीटा क्या होता है ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी से वो घूम रहा है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। ये वाला फ्लक्स यहाँ पुट करा, एन बी ए बाहर निकाला, कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव साइन ओमेगा टी आएगा विद नेगेटिव साइन, वो कट जाएगा, तो ये हमारे पास एन बी ए ओमेगा बाहर आ गया, जी सारे फैक्टर को एक साइन नोट पुट कर दिया, तो ये सिनोसॉइडल वोल्टेज आपके पास आ गई। करंट लिखना है तो इस पूरी वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, करंट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। ग्राफ बना देना ईएमएफ का, तो ये साइन फंक्शन बना देना, 2 फेज 3 फेज रहने देना। तो बस यहाँ पर मेन थ्योरी है, इतनी थ्योरी है, पहले अच्छे से प्रिपेयर करो, ट्रांसफार्मर अच्छे से करो, एसी जनरेटर को लर्न करो, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि सारे टॉपिक्स अच्छे से याद हो गए हैं, ठीक है। रोज़ की रोज़ काम करोगे तो नेक्स्ट वीडियो आएगी, ग्रुप में बताना मैसेज करके, और कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। तो जैसे जैसे आप करते जाओगे, अगर आप टॉपिक्स को अच्छे से करोगे, मैक्सिमम बच्चे मुझे मैसेज करेंगे, कमेंट्स करेंगे, तो ही मैं नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। कल शाम को 6 बजे तक मुझे बता देना कि हमने ये पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया, फिर आप बच्चे जो चैप्टर बोलोगे वो कर दूंगा। कुछ बच्चों ने सेमी कंडक्टर डिवाइसेस बोला था क्लास में, तो सेमी कंडक्टर डिवाइसेस में आपके लिए ओवरव्यू, ये ना क्विक रिवीजन है। देखो मैं सारा डिटेल में नहीं समझा सकता इतने कम टाइम में, बस ये बता सकता हूँ कि थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू, ताकि आपको पता चल जाए कैसे याद करना है, आसान हो जाए याद करना, और डेरिवेशंस को याद आपने करना है। कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इसमें हैं, वो मैं लास्ट में बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पर आप RMS वैल्यू ऑफ AC ज़रूर करना, डेरिवेशन IRMS का फॉर्मूला I0/√2 आएगा, ये फुल साइकिल के लिए ही निकालते हैं हम। दूसरा आपने AC थ्रू रेजिस्टेंस करना है, AC थ्रू कैपेसिटर करना है, AC थ्रू इंडक्टर करना है, वो छोटी छोटी 3 डेरिवेशन जो बताई थी। तीसरा आपने LCR सीरीज़ सर्किट पढ़ना है, जिसमें वो फेज़र डायग्राम से Z निकाल देना है। Z का फॉर्मूला R² + XL - XC² होता है। XL की डेफिनेशन, XC की डेफिनेशन करना ज़रूर। XL ओमेगा L के बराबर होता है, XC 1/ωc होता है, दोनों के ग्राफ
एक्स सी का ग्राफ ओमेगा के साथ रेसिप्रोकल, ये एक्स सी है। एक्स एल का ग्राफ ओमेगा के साथ स्ट्रेट लाइन, ये ग्राफ याद रखना। फिर आप रेजोनेंस की डेफिनेशन पढ़ लेना, रेजोनेंस के ये वाले ग्राफ जो मैंने बताए थे वो कर लेना। फिर उसके बाद आप एसी जनरेटर पूरा याद करना, ट्रांसफार्मर पूरा याद करना, और लास्ट में पावर, एवरेज पावर कंज्यूम, जिसका फॉर्मूला निकला था IRMS ERMS cos फाई। तो ये सारा आप कर लेना, ये डेरिवेशन भी इसकी करके जाना। तो इस चैप्टर में से ना लिख लिख के देखो डेरिवेशन, ये नहीं कि बस रट्टा मार ली, ऐसे याद नहीं होती, भूल जाती हैं। जो आप एक टॉपिक पढ़ो उसको लिख के देखो। मुझे लगता है 2 से 3 घंटे आप लगाएंगे इस चैप्टर पर, तो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। जितना मैंने बताया उतना ही कर लो। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप बोलोगे। पहले हम सारा सिलेबस को ऐसे रिवाइज कर लें, फिर टाइम मिलेगा तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।